प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपके सामने 12वीं अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आज का अपना प्रकरण रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है और इस भाष का तात्पर्य होता है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति का माध्यम या अभिव्यक्ति का जो साधन होता है वो भाषा होती है। भाषा वो साधन है, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा का सबसे प्राचीनतम जो स्वरूप है वह सांकेतिक भाषा को माना जाता है। यह सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। वर्तमान समय में भाषा के दो स्वरूप प्रचलन में हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों को या विचारों को मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम अपने मन के भावों को मुंह से ना बोल करके लिख करके प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। हिंदी भाषा ने अपना शब्द भंडार कहां से प्राप्त किया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। हिंदी भाषा ने अपना शब्द भंडार हिंदी की जननी संस्कृत भाषा और विदेशी भाषाओं जिनमें चीनी, फारसी, उर्दू एवं अन्य जो देशी भाषाएं हैं उनसे प्राप्त किया है। साथ ही साथ हिंदी ने अपना शब्द भंडार व्याकरण की सहायता से भी विकसित किया है। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। भाषा का जो संकुचित रूप होता है या कहें कि भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वह बोली कहलाता है। ये बोली जो होती है इसे उपभाषा के नाम से भी जानते हैं। बोली को लेकर के
हमारे भारतवर्ष में कहावत भी प्रचलन में है और वह है कोस कोस पर पानी बदले। कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। यह जो कहावत है इस बात को भी प्रदर्शित करती है कि जो बोली होती है इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है। यह बोली क्षेत्र के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेती है। अब भाषा में और बोली में अंतर क्या होता है इसे भी हम यही समझ लेते हैं। भाषा और बोली में अंतर। देखिए, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा के बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, यानी कि भाषा बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा बोली जाती है। भाषा की निश्चित व्याकरण होती है, भाषा का शब्दकोश होता है, भाषा में साहित्य की रचना भी की जाती है। लेकिन जो बोली होती है इसका क्षेत्र संकुचित होता है, छोटा होता है, बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती है, बोली की न कोई व्याकरण होती है, बोली का न कोई शब्दकोश होता है और न ही बोली में साहित्य की रचना होती है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और सामने आता है कि बोली भाषा कब बन जाती है। धीरे धीरे बोली में परिवर्तन होता है, बोली का क्षेत्र बढ़ता है, बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, व्याकरण भी विकसित होती है, शब्दकोश का निर्माण भी होने लगता है। इस तरह समयांतराल के बाद वह बोली ना रह करके भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। हिंदी जो भाषा है इसमें कुल 18 बोलियां हैं, या यूं कह सकते हैं 18 बोलियों से मिलकर के हिंदी भाषा का निर्माण होता है। इन 18 बोलियों को 5 प्रकार की उपबोलियों में बांटा जाता है क्षेत्र के अनुसार। और ये 5 जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? क्षेत्र के आधार पर बोलियों के प्रकार। पहला जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं जिन्हें याद करने के लिए सूत्र है बाबू खाए कड़वे बेर, बासे बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, बूसे बुंदेली, खैसे खड़ी बोली, कैसे कन्नौजी और वैसे ब्रज। पांच बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी,
छत्तीसगढ़ी और बघेली। और तीसरी हिंदी है बिहारी हिंदी। इस बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। चौथी है राजस्थानी हिंदी। इसमें 4 बोलियां आती हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाती। पांचवी जो बोली है वो है पहाड़ी हिंदी। इसमें 3 आती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। हिंदी की बोलियों को क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है और इन 5 बोलियों में कुल 18 बोलियां आती हैं, जिनसे मिलकर के हिंदी भाषा का निर्माण होता है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वह आता है लिपि का। लिपि क्या है? लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त करने का जो तरीका होता है, ये जो माध्यम होता है वह लिपि कहलाता है। यूं कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। प्राचीन भारत की 2 लिपियां थी जो कि प्राचीन भारत में प्रचलन में थी, और उनमें है, एक तो है ब्राह्मी लिपि, और दूसरी है खरोष्टी लिपि। ये दोनों लिपियां प्राचीन भारत में चलती थी। इस ब्राह्मी लिपि का जो परिष्कृत रूप है वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी जो लिपि है इसमें वर्णों की संख्या 52 होती है। देवनागरी लिपि के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तथा देवनागरी लिपि में वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। यह लिपि एक सुवैज्ञानिक लिपि है, सभी लिपियों में सबसे विस्तृत लिपि है, और इस देवनागरी लिपि की जो सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है
वह मानी जाती है कि इसे हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। हिंदी भाषा जो है हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची तथा 343वें अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा के नाम से सुशोभित है तथा देवनागरी जो लिपि है इसे 14 सितंबर 1949 को राज लिपि का दर्जा प्राप्त है। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अब बात आती है व्याकरण की कि व्याकरण क्या है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा की शुद्धता के बारे में जानकारी देता है कि भाषा को शुद्ध किस तरह लिखा जाता है, किस तरह भाषा को शुद्ध बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह विधा है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाती है। व्याकरण वह विधा है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाती है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य, जिनका अध्ययन हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के अंतर्गत करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक हुआ वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इन स्वर और व्यंजनों का विस्तृत अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।